शुरू करें। पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे पॉलिटिकली ब्रिटिश ने एक एक करके जो इंडिया के जितने भी स्टेट्स थे उन पर अपना जो पॉलिटिकल कंट्रोल है वो एस्टैब्लिश किया, और साथ ही साथ इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज थे जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, यहां पर भी पॉलिटिकल चेंजेस जो थे वो देखने को मिले। ये सब ब्रिटिश कर क्यों रहे थे? रशियन से बचाने के लिए, बफर स्टेट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और इंडिया में पॉलिटिकल कंट्रोल क्यों एस्टैब्लिश कर रहे थे? ठीक, इकोनॉमिक कंट्रोल के लिए, इकोनॉमिक कंट्रोल पे किसी का भी रोक टोक ना हो, इसीलिए ये लोग पॉलिटिकली भी यहाँ पर अपना जो कंट्रोल है उसको एस्टैब्लिश कर रहे थे, ठीक है। तो अब 1765 के ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद हमने देखा था कि कैसे ब्रिटिश ने अपना जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा है वहां से शुरुआत करी थी, फिर धीरे धीरे करके हम जो 19th सेंचुरी का स्टार्टिंग है वहां तक पहुंचे। वहां पे पंजाब को कंट्रोल किए, सिंध को कंट्रोल किए, अफगान जो एरिया है उसको कंट्रोल किए। तो इस बीच में ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करनी शुरू की थी, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसी हो, चाहे वो सोशियो कल्चरल पॉलिसी हो कि सोसाइटी के लेवल पे क्या चेंजेस हो रहे थे, कल्चरल लेवल पे क्या चीजें करनी थी, पुलिस कैसे काम करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करेगा, मिलिट्री कैसे काम करेगी, इन सब के लिए ब्रिटिश का अपना अपना अलग पॉलिसी था। तो एक एक करके उन सारी पॉलिसीज को आज हम समझेंगे। लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज आज की क्लास में नहीं करेंगे, इसको मतलब दोबारा से दूसरी क्लास में, क्योंकि वो एक लंबा टॉपिक है तो वो अलग से करेंगे, ठीक है। तो British policies in India had a profound impact on various aspects of society, shaping its administrative, economic and the socio-cultural landscape. The centralized bureaucracy and uniform legal system transformed the governance. अब देखो इसके पहले क्या होता है, ब्रिटिशर्स के आने से पहले जब तक ब्रिटिश का लीगल सिस्टम एप्लीकेबल नहीं हुआ था, तब तक इंडिया में जितने भी लॉज थे ना, चाहे वो पर्सनल लॉज हो या पब्लिक लॉज हो, अलग अलग रिलीजन्स के अलग अलग थे। मुस्लिम्स का जो था वो शरिया के हिसाब से होता था, हिंदूज का अपना अलग होता था। तो जब मुगल का कानून चल रहा था उस समय क्रिमिनल लॉ जो था वो मुस्लिम लॉ के हिसाब से जो है वो बनाया जाता था। तो छोटे छोटे जो गुनाह होते थे, जैसे किसी ने चोरी कर लिया तो उसके लिए भी बहुत बड़ी सजा दे दी जाती थी कि उसका हाथ काट दिया जाता था या कुछ इस तरीके से। बहुत ये जो ड्रैकोनियन पनिशमेंट्स जिसको बोलते हैं कि बहुत क्रूअल पनिशमेंट्स जो होते थे वो यहाँ पर रहते थे। तो ये चीजें ब्रिटिशर्स को बहुत कंफ्यूज करती थी, और अगर राज करना है तो बहुत जरूरी है कि जो कानून हो वो उनके हिसाब से हो। तो उन्होंने एक यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया, जिसको हम लोग अभी तक फॉलो करते आ रहे थे। अभी 1 जुलाई 2024 से जो 3 नए क्रिमिनल लॉज हैं वो लागू हुए ना, ये भारतीय न्याय संहिता, वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसके पहले था इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट। उसी को अब रिप्लेस कर रहा है ये तीनों। तो अब ये जो थे सीआरपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये ब्रिटिशर्स ने ही बनाए थे। सीआरपीसी को 1973 में मॉडिफाई किया गया था, लेकिन इसका जो ओरिजिन है ये ब्रिटिशर्स के टाइम से चला हुआ आ रहा है। तो इसीलिए देखो जो हम लोग इंडियन पीनल कोड पढ़ते हैं उसका जो डेट है वो 1860 का लिखा होता है। क्यों? क्योंकि वो 1860 में बनाया गया था। तो एक यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम ब्रिटिशर्स ने बनाया क्रिमिनल जस्टिस के लिए, ठीक है, सिविल लॉज के लिए नहीं, क्रिमिनल लॉज के लिए। उसके बाद इकोनॉमिकली ब्रिटिश पॉलिसीज एक्सप्लॉइटेड इंडियाज रिसोर्सेज कॉजिंग डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। कैसे कैसे होगा ये हम लोग डिटेल से करेंगे, ठीक है। सोशियो कल्चरली इंग्लिश एजुकेशन एंड वेस्टर्न आइडियाज influenced modern intellectual class while traditional structures faced preservation and distortion। तो क्या हुआ कि ब्रिटिश आए तो उन्होंने इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया, फिर धीरे धीरे करके एजुकेशनल लेवल पे भी ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। पहले हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई किया करते थे,
पहले ये ऐसे मॉडर्न स्कूल्स नहीं होते थे, लोग गुरुकुल में जाकर के पढ़ाई करते थे, ये सारी चीजें होती थी। लेकिन जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने एक यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम भी बनाया जो कि इंग्लिश को प्रमोट करता था, और लोकल लैंग्वेजेस जो थे वो बैक साइड पे चले गए। साथ ही साथ नए आइडियाज जैसे कि इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इन सब के बारे में पहले इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं था। तो ब्रिटिश जब इंडिया में आए तो साथ ही साथ ब्रिटिश के थॉट्स भी इंडिया में आए, और इस समय तक यूके में या ब्रिटेन में कह सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट आइडियाज जो थे वो निकल के आ रहे थे, इंटेलेक्चुअल आइडियाज। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से 3 चीजें निकल के आई थी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी और जस्टिस। ठीक है, तो ये 3 चीजें, अब ये आइडिया इंडियंस को भी लगने लगा। फिर इंडियंस को ये लगने लगा कि जब ब्रिटिशर्स ये चीज अपनी कंट्री में प्रमोट कर रहे हैं तो हमें वो चीज क्यों नहीं मिल रही है? क्या किसी तरीके से हम इनसे इंफीरियर हैं? क्या हम किसी तरीके से इनसे कम हैं जो हमको वो चीज नहीं मिल रही है? तो एक मॉडर्न इंटेलेक्चुअल क्लास का जन्म होता है जिसमें कि हम बहुत इंपॉर्टेंट लोगों का नाम सुनते हैं, जैसे राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ये जब सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स पढ़ेंगे तब ये वाला टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसीज में ब्रिटिश का क्या रोल था। सबसे ज्यादा चेंजेस जो हुए थे पॉलिटिकल के बाद अगर हम देखें तो इकोनॉमिक लेवल पे ही हुए थे, और इकोनॉमिक लेवल पे ही इम्पैक्ट भी सबसे ज्यादा हुआ था। शुरू भी इकोनॉमिक लेवल से ही हुआ था, और उसका इम्पैक्ट ये था कि धीरे धीरे करके इंडिया की जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, चाहे वो खादी का हो या कॉटेज इंडस्ट्री हो या जो भी छोटा छोटा इंडस्ट्रीज हम लोग का होता था, वो धीरे धीरे करके बैक साइड पे चली गई। साथ ही साथ जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, मॉडर्न इंडस्ट्रीज बन रही थी, बड़ी बड़ी मशीन्स बन रही थी, वहीं इंडिया को सिर्फ एक सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स के तौर पे यहाँ पर रखा जा रहा था कि सिर्फ यहाँ से रॉ मटेरियल्स ले जाया जाता था, वहां उसको प्रोसेस किया जाता था, फाइनल गुड बनाया जाता था, फिर उससे दुगने दाम पे यहाँ ला करके वापस बेचा जाता था। तो इससे क्या होता था, हमको लॉस होता था कि जो हमारी चीज से ही आप अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं और हमें ही उसको दुगने दामों पर सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। आगे देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैपिटलाइज्ड ऑन द वीकनिंग मुगल एम्पायर एंड एक्सपैंडेड इट्स कंट्रोल ओवर टेरिटरीज इन साउथ इंडिया, बंगाल, बिहार एंड कोस्टल ओडिशा। These regions were known for their prosperous agriculture, trade and handicrafts. The company aimed to benefit economically from these conquests, and its colonial state developed a system to extract surplus from India's agricultural economy during the late 18th and early 19th centuries. तो सबसे पहले जब कंपनी इंडिया में आई 1600 में, 1600 से टिल द टाइम ऑफ बैटल ऑफ पलासी 1757 तक कंपनी जो थी वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थी। अभी तक तो कोई 1757 तक कोई पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं आया था उनके पास। तो 1757 तक कंपनी की क्या थी इकोनॉमिक पॉलिसी? तो इसका था ट्रेडिंग एक्टिविटी कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक्टेड एज अ ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, incorporating goods and precious metals into India and exchanging them for Indian टेक्सटाइल्स। वहां से गुड्स और मेटल्स लेकर के आते थे और यहां से उसके बदले में इंडियन टेक्सटाइल्स को लेकर के जाते थे। इसमें आ जाता है कॉटन, जिसका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया था। एक टाइम पर इंग्लैंड में सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि इंडियन कॉटन के लिए लोग लाखों रुपए या लाखों डॉलर्स खर्च करने को तैयार थे। पाउंड्स जो वो लोग यूज करते थे, लाखों पाउंड्स खर्च करने को तैयार थे, क्योंकि इंडियन कॉटन का डिमांड इतना ज्यादा बढ़ गया था, वो इतना कंफर्टेबल होता है इस वजह से। उसके अलावा स्पाइसेस लेके जाते थे विच वर सोल्ड अब्रॉड। द कंपनीज प्रॉफिट्स मेनली केम फ्रॉम द सेल ऑफ इंडियन गुड्स इन द फॉरेन मार्केट्स। यहां से वो जितने प्राइस पे ले जाते थे वहां उससे बहुत ज्यादा प्राइस पर बेचते थे, और कायदे से वो जो प्रॉफिट्स थे उसमें इंडियन जो लोग थे जो कि उनको सामान बेच रहे थे, चाहे वो फार्मर्स हो या हैंडीक्राफ्ट्समैन हो, उनको मिलना चाहिए था कि हाँ इतना इस प्रॉफिट में इतना शेयर आपको भी होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं था।
वो मान लो कि यहां से 10 रुपए में लेकर के गए, वहां जाकर के 100 रुपए में इसको बेचेंगे, तो बाकी का जो 90 रुपीज का इनको प्रॉफिट हो रहा है, इसका शेयर इंडियंस को भी मिलना चाहिए था, क्योंकि यहीं से लेकर के जाते थे, लेकिन ये यहां पर नहीं मिलता था। इनफैक्ट हो सकता है, मतलब ऐसी सिचुएशन थी कि इंडियंस को अगर प्रोड्यूस करने में 8 रुपए लग रहे होते, तो ये लोग इसको 8 रुपए में ही खरीदते, 10 रुपए भी नहीं देते। इतना ज्यादा ये लोग इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रहे थे इस वजह से। ठीक है, उसके बाद 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी हो गया, तो बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसी में देखने को मिली। तो क्या चेंजेस है? तो सबसे पहला, पॉलिटिकल कंट्रोल एंड इंडियन ट्रेड। द कंपनीज विक्ट्री इन द बैटल ऑफ प्लासी allowed it to use its political control over Bengal to further its Indian trade. तो पहले जब इन लोगों के पास सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसी था कि सिर्फ हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो जो मेरा प्राइस का डिमांड होता कि इतने पैसे पे हम बेचेंगे, अगर आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है आपकी मर्जी है। होता है ना, दुकानदार बोलता है कि इतना पैसा पे ही देंगे, लेना है लीजिए, नहीं तो जाइए। तो यहाँ इंडियंस जो है वो दुकानदार थे। 1757 के पहले का बात समझो, इंडियंस जो है वो दुकानदार हैं और ब्रिटिशर्स जो है वो खरीदार हैं। तो ब्रिटिशर्स बोलते कि हमको 10 रुपए किलो में चाहिए, मान लो, हम बोलते नहीं, हम 15 रुपए किलो से कम में नहीं बेचेंगे, तो वो 15 रुपए में लेकर के जाते, क्योंकि किंग जो होता था या जो नवाब होता था, उसके तरफ से कोई प्रेशर नहीं होता था कि इतने में ही आपको बेचना है। लेकिन 1757 में क्या हुआ कि अब इनके पास पॉलिटिकल कंट्रोल भी आ गया, यानी अब आम जनता को किसके ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे? ब्रिटिशर्स के या कंपनी के। तो इसीलिए 1757 जो है वो इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट यहां पर देखने को मिलता है, और यहीं से जो एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस हैं वो स्टार्ट होती है। तो सबसे पहला क्या है एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिस? डिक्टेटिंग टर्म्स टू वीवर्स। जो कपड़े बनाते थे उनको कंपनी जो थी वो अपने हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो डिक्टेट करती थी, बोलती थी कि ये आपको फॉलो करना ही होगा। द कंपनी यूज इट्स पॉलिटिकल पावर टू फोर्स द बंगाल वीवर्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एट डिक्टेटेड एंड लोअर प्राइसेस, लीडिंग टू लॉसेस टू द वीवर्स। उसके बाद एलिमिनेटिंग राइवल ट्रेडर्स। द कंपनी एलिमिनेटेड इंडियन एंड फॉरेन राइवल ट्रेडर्स, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम ऑफरिंग बेटर वेजेस और प्राइसेस टू बंगाल हैंडीक्राफ्ट्समैन। अब अगर एक सेलर है जो इंडिया, मान लो एक वीवर है जो कि बोल रहा है कि हम 15 रुपए में आपको सामान बेचेंगे। अब ब्रिटिशर्स जो हैं वो कह रहे हैं नहीं, हम 10 रुपए में ही खरीदेंगे, और वही फ्रेंच आकर के कहते हैं कि ठीक है, हम 15 रुपए में खरीदने को तैयार हैं। तो और नेचुरल है कि यहाँ पर फ्रेंच को ही सामान बेचते, ना कि ब्रिटिशर्स को। या कोई इंडियन ही आकर के, इंडियन मर्चेंट ही आकर के बोलता कि हम भी 15 रुपए में खरीदने को तैयार हैं या 12 रुपए में खरीदने को तैयार हैं, तो ब्रिटिशर्स के अलावा जो बाकी लोग ज्यादा प्राइसेस ऑफर करते उनको मिलता। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि ऐसे जो राइवल ट्रेडर्स थे इनको धीरे धीरे करके एलिमिनेट किया और अपनी मोनोपोली जमा ली कि हमारे अलावा और कोई इस प्रोडक्ट को खरीद ही नहीं सकता है। तो जब खरीदार ही एक होगा तो वीवर्स को तो अपना सामान बेचना ही है, सड़ने तो दे नहीं सकते हैं सामान को, है कि नहीं? वीवर्स हो या फार्मर्स को भी ले लो, अगर उन्होंने चावल उगाया है तो चावल को तो बेचेंगे ना, उसको अपने पास तो रखेंगे नहीं कि सालों साल इसी चावल को खाएंगे, क्योंकि जब तक बेचेंगे नहीं तब तक पैसे मिलेंगे नहीं। तो अल्टीमेटली सिर्फ ब्रिटिशर्स ही ऑप्शन बच जाते थे जिनके पास की वो जो भी सामान होता था वो सेल कर पाते थे। तो ब्रिटिशर्स ने यहां पर अपनी एक मोनोपोली जो है वो क्रिएट कर ली थी एज अ बायर। ठीक है, उसके बाद द मोनोपोलाइजेशन ऑफ कॉटन मार्केट। कंपनी सर्वेंट्स मोनोपोलाइज द सेल ऑफ रॉ कॉटन and charged high prices to Bengal weavers, affecting them as both buyers and sellers. Same cotton market में भी इन्होंने अपनी जो मोनोपोली है वो क्रिएट कर ली थी। इफेक्ट ऑफ ब्रिटेन्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब ये सब जब चीजें चल रही थी, जो 1757 वाला टाइम है, इस समय ब्रिटेन में चल रहा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब, हाँ, उसको हिंदी ट्रांसलेशन नहीं पूछ रहे हैं, उसका मतलब पूछ रहे हैं। बड़ी बड़ी मशीन्स से जो काम होना था उसको
हाँ मैकेनाइज किया जा रहा था कि पहले चरखा चलाया जाता था कपड़ा बनाने के लिए, अब मशीन से स्पिनिंग हो रही थी। तो बहुत सारे ऐसे मशीन्स जो थे वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रहे थे इस टाइम पर। तो इसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी देखने को मिलना चाहिए था। इंडिया में भी क्योंकि ब्रिटिशर्स का ही राज है तो वैसी इंडस्ट्रीज इंडिया में भी सेटअप होनी चाहिए थी। लेकिन इंडिया में जो पहली ऐसी इंडस्ट्री सेटअप हुई थी वो हुई थी जाकर के 1900 के भी बाद। पहली जो टेक्सटाइल मिल इंडिया में सेटअप हुई थी वो 1900 के बाद सेटअप हुई थी। तो इंडिया को जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बेनिफिट है वो नहीं मिल रहा था, उल्टा यहाँ पर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। जो बची कुची इंडस्ट्रीज थी हमारी पहले से मुगल्स के टाइम से, उनको भी धीरे धीरे उनको इतना लॉस हो रहा था कि वो जो बेचारे थे वो अपनी अपनी इंडस्ट्रीज को बंद कर दे रहे थे। तो ओवरसीज ट्रेड एक्सपेंशन, ब्रिटेन्स एक्सपैंडिंग ओवरसीज ट्रेड प्रोवाइडेड एक्सेस टू न्यूमरस मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडिया, अलाउइंग एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज टू ग्रो रैपिडली। तो ब्रिटेन का यहाँ पर क्या हुआ कि ब्रिटेन अब मशीन से जब प्रोडक्ट्स बना रहा था तो जो प्रोडक्ट हाथ से 10 दिन में बनता वो मशीन से 1 दिन में बन जा रहा था, यानी 10 दिन में बहुत सारा प्रोडक्ट्स बन गया। यानी ब्रिटेन के पास अब बहुत सारा माल है जो उसको सप्लाई करना है। तो इंडिया के साथ साथ बहुत सारे ऐसे मार्केट्स खुल गए जो ब्रिटेन का प्रोडक्ट्स खरीदने को तैयार थे। तो रॉ मटेरियल वो लेकर के जाते थे इंडिया से। रॉ मटेरियल में हम मान लेते हैं कॉटन, ठीक है। तो रॉ कॉटन इंडिया से लेकर के जा रहे हैं, उसके बाद वहां शर्ट बना रहे हैं, टी शर्ट बना रहे हैं, बहुत अलग अलग पैंट्स बना रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं। अब ये जो चीजें हैं ये सारी अलग अलग कंट्रीज में जाएंगी, सिर्फ इंडिया में तो आएंगी नहीं। तो ब्रिटिशर्स को जो प्रॉफिट हो रहा था इंडियन कॉटन से वो बहुत ज्यादा हो रहा था, ठीक है। उसके बाद द कंट्री हैड अक्यूमुलेटेड सफिशिएंट कैपिटल मेनली इन द हैंड्स ऑफ मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट keen on investing in trade and industry. This capital was heavily invested in India. इंडिया में भी इस कैपिटल को इन्वेस्ट किया गया, लेकिन इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट किया गया वो इस पर्पस से नहीं किया गया कि इंडिया की डेवलपमेंट हो, वो इस पर्पस से किया गया कि कैसे ब्रिटिशर्स का जो प्रॉफिट है उसको और ज्यादा बढ़ाया जा सके। The British government, influenced by the commercial and manufacturing interests, aggressively pursued markets and colonies like India. तो जब इंडिया में इतना फायदा हो रहा था तो साथ में जो इंडिया के जैसी और भी कॉलोनीज थी वहां पर भी ब्रिटिशर्स ने अपना जो इंटरेस्ट है उसको एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। तो ये जो पूरा उनका कॉलोनाइजेशन का टाइम है वो कोइंसाइड करता है विथ द ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। क्योंकि क्या होता है कि जब वो किसी जगह को पॉलिटिकली कंट्रोल करेंगे तो वहां पर जब वो कोई सामान बेचने आएंगे तो उसमें भी अपना टर्म्स जो है वो डिक्टेट कर पाएंगे कि इतने में ही आपको खरीदना पड़ेगा, इससे प्राइस कम नहीं होगा। तो जब दुकानदार तुमको बोलेगा कि नहीं, मान लो कोई चीज जो है वो 100 रुपए की है और तुमको वो बोल रहा है कि 1000 रुपए में ही हम बेचेंगे और तुम्हारे पास और कोई सप्लायर नहीं है उस चीज का, तो तुम 1000 रुपए में ही खरीदने पर मजबूर हो जाओगे। यानी अब ऐसे ऐसे 10 कस्टमर्स अगर हो गए जो 1000 रुपए में खरीदेंगे तो 10,000 रुपए हो गए और कैपिटल लगा कितना, 1000 रुपए, यानी 9000 रुपए का जो प्रॉफिट है वो ब्रिटिशर्स को हो रहा था। तो इसी वजह से अलग अलग कंट्रीज को ये अक्वायर कर रहे थे या कॉलोनाइज कर रहे थे ताकि उनका मार्केट जो है वो और ज्यादा बढ़ सके, ठीक है। फिर से वो इंडिया में लेके आए नहीं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट चार्ज बच जाता, बट इंडिया में इसलिए नहीं सेटअप करते थे क्योंकि उसके बाद फिर उनको इंडिया में इंडियंस को एम्प्लॉय करना पड़ता, ठीक है। ऐसे क्या होता था कि वो यहां से बहुत कम चार्जेस पे उसको लेकर के जाते थे, बहुत कम प्राइस उनको पे करना पड़ता था और इंडिया में सेटअप करने के लिए बहुत सारी मेहनत उनको करनी पड़ती और वो करने के लिए वो तैयार नहीं थे कि इंडिया में इतनी इन्वेस्टमेंट वो करें, ठीक है। लेबर चीप मिल जाते बट वो इंडियन लेबर होते ना, उससे ब्रिटिश का कोई फायदा नहीं होता। रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा? एक बात बताओ, जो पैसे वो पे करते वो इंडियन लेबर को पे करते, उनका क्या जो व्हाइट और
ब्राउन का डिस्क्रिमिनेशन था वो ये था कि व्हाइट्स को वो व्हाइट्स को अपना समझते थे, तो इस वजह से वहां पे इंडस्ट्रीज जो थी वो ब्रिटिशर्स जो थे वो खुद से, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में भी इतना पावर नहीं था कि वो इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सकती थी, ठीक है। वहां ब्रिटिश पार्लियामेंट भी स्टेप्स ले रही थी, जो बाकी के मर्चेंट्स थे वो भी स्टेप्स ले रहे थे, तो उतना पावर अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आया नहीं था कि वो यहाँ पर इंडस्ट्रीज सेटअप कर सके। और यहाँ पर अगर करते भी तो उसके लिए उनको लेबर को यहाँ पर ट्रेन करना पड़ता मशीन्स को चलाने के लिए, और वो सब करने के लिए वो तैयार नहीं थे, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, इन्वेंशंस लाइक स्पिनिंग मशीन एंड स्टीम इंजन developed by inventors like Hargreaves, Watt and Crompton contributed to increased production। ये तो बचपन में पढ़ा होगा कि स्पिनिंग जेनी जो है वो यहाँ पे इन्वेंट किया गया था, ये स्टीम इंजन जो है वो जेम्स वॉट ने इन्वेंट किया था। तो ये सारी चीजें जो थी वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को और ज्यादा मैग्निफाई कर देती है। इट ऑल्सो इम्पैक्टेड द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोवाइडिंग चीप रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। अब इसका इम्पैक्ट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे ये होता है कि एक पावरफुल क्लास ऑफ मैन्युफैक्चरर्स जो है वो यहाँ पर एमर्ज होता है ब्रिटिशर्स का। तो द राइज ऑफ इन्फ्लुएंशियल ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स led to the views that East India Company's monopoly and exploitation of India hindered their commercial ambitions। तो इंडिया में जो मैन्युफैक्चरर्स बचे हुए थे, अब क्योंकि सारा प्रॉफिट जो है वो ब्रिटिशर्स लेकर के जा रहे थे, तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को इससे बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था। इंडिया फॉलोड अ फ्री ट्रेड पॉलिसी बेनिफिटिंग ब्रिटेन मोर देन इंडिया। क्या होता है फ्री ट्रेड पॉलिसी? जब भी, हाँ, ये पता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में ड्यूटी लगाया जाता है, तो वो फ्री ट्रेड पॉलिसी में वो जो ड्यूटी है वो नहीं लगती है, ठीक है। तो इसका फायदा ब्रिटेन को ज्यादा हो रहा था, क्योंकि रॉ मटेरियल्स पे जो चार्जेस लगते हैं वो कम होते हैं कंपेयर टू फिनिश्ड गुड्स पे जो चार्जेस लगते हैं, ठीक है। तो इंडिया से अगर वो लेकर के जाते तब जो चार्जेस लगते वो कम होते कंपेयर टू ब्रिटेन से जब सामान इंडिया आ रहा था तब, तो उनको ज्यादा चार्जेस पे करने पड़ते क्योंकि फिनिश्ड गुड्स वो लेकर के आ रहे थे। इसीलिए ये फ्री ट्रेड पॉलिसी जो है वो यहां पर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। अब ये एक थ्योरी है ड्रेन ऑफ वेल्थ की। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी का जो क्रेडिट है वो जाता है दादा भाई नारोजी को, जिन्होंने बताया था कि ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं वो और कुछ नहीं कर रही हैं, बल्कि इंडिया के वेल्थ को धीरे धीरे करके ड्रेन आउट कर रही हैं, और वो वेल्थ जो है वो जाकर के ब्रिटेन में सेटल हो रहा है। ब्रिटेन के डेवलपमेंट के लिए, ब्रिटेन के डेवलपमेंट को फ्यूल करने के लिए उसको यूज किया जा रहा है। तो द ब्रिटिश siphoned ऑफ इंडियाज वेल्थ एंड रिसोर्सेज टू ब्रिटेन without adequate economic returns, constituting a drain of wealth. This drain of wealth was unique to British colonial rule, as the British always remained foreigners in India. अब देखो ये इसका क्या मतलब हुआ कि दिल्ली सल्तनत पढ़ा है, थोड़ा बहुत आइडिया है दिल्ली सल्तनत का। मुस्लिम रूल की शुरुआत हुई थी इंडिया में दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, ठीक है। मामलुक डायनेस्टी से शुरुआत हुई थी, वो लोग भी बाहर से आए थे, मुगल्स भी बाहर से आए थे। बाबर जो है वो चंगेज खान और मंगोलियन डिसेंट था उनका। लेकिन चाहे दिल्ली सल्तनत हो या मुगल्स हो, दोनों ही इंडिया में आकर के इंडियन कल्चर में घुल मिल गए, कि उन्होंने इंडिया को कभी भी अपना बाहर का देश नहीं समझा, एलियन कंट्री नहीं समझा, इसको अपने देश की तरह उन्होंने डेवलप किया। कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं, वो हर जगह पे मिलते हैं, जैसे अलाउद्दीन खिलजी हो गए या बख्तियार खिलजी हो गए या औरंगजेब को देख लो। लेकिन ब्रिटिशर्स ने कभी भी इंडिया को अपना देश नहीं समझा। हमेशा जो सुपीरियरिटी वाला जो फीलिंग था वो उनके अंदर रहा ही, कि इंडिया हमारी एक कॉलोनी है। तो इंडिया अगर एक कॉलोनी है तो वो कभी नहीं चाहते थे कि इंडिया उतना डेवलप हो जितना ब्रिटेन है, क्योंकि अगर दोनों इक्वली डेवलप हो जाएगा तो कभी भी वो इसके नीचे नहीं रहेगा। दो लोग जब इक्वल लेवल पे आ जाते हैं तो कभी भी एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट नहीं कर सकता है। और ब्रिटिशर्स को चाहिए था कि वो हमेशा इंडिया पर डोमिनेट कर सके, क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि इंडिया जो है वो उनका
मोस्ट प्राइज्ड पोजीशन है, क्योंकि इंडिया से ज्यादा प्रॉफिट्स उनको और किसी भी कॉलोनी से नहीं होते थे। इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसी सोने की चिड़िया को धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स ने जो है वो खाली किया। ठीक है, तो द टैक्सेस एंड इनकम ब्रिटेन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इंडिया वर स्पेंट इन ब्रिटेन एंड नॉट री इन्वेस्टेड इन इंडिया, कि यहां से जो भी इनकम उनको होता था उसको उनको वापस यहां स्पेंड करना चाहिए था, क्योंकि कंपनी रूल चल रहा था। कंपनी को यहां, अब मान लो कि भारत सरकार हमसे टैक्सेस कलेक्ट कर रही है, इनकम टैक्स ले रही है, जीएसटी ले रही है, और भी अलग अलग जो भी चार्जेस वगैरह हैं जो लेती है, और वो कलेक्ट करके किसी और कंट्री में जाके स्पेंड कर दे, तो क्या होगा? पब्लिक में रिवोल्ट होगा कि नहीं होगा? वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि टैक्सेस और इनकम जो ब्रिटेन को हमसे हो रही थी वो हमारे डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करने के बजाय ब्रिटेन के डेवलपमेंट के ऊपर खर्च किया जा रहा था। तो तुम्हारा जो कहना हुआ कि उन्होंने इंडस्ट्री यहीं क्यों नहीं लगा लिया, इसीलिए क्योंकि उनको यहाँ का डेवलपमेंट करना ही नहीं था, वो चाहते ही नहीं थे। वो चाहते थे कि हम लोग अनपढ़ रहे, कुछ भी नहीं आए, ताकि जो भी वो बोले उन चीजों को हम बिना क्वेश्चन किए उनकी बातों को मान ले। ठीक है, The drain of wealth started in 1757 as servants of the East India Company accumulated huge fortunes by exploiting Indian resources. इसमें रॉबर्ट क्लाइव का नाम सबसे ज्यादा आता है कि जब वो एज गवर्नर जनरल या एज मिलिट्री कमांडर भी इंडिया में थे, उस टाइम पे इतना वेल्थ अक्यूमुलेट करके गए थे कि वहां पे जाकर के उन पर चार्जेस भी लगाए गए थे कि इतना वेल्थ आपके पास कैसे हो सकता है। जब हम लोग 1857 का रिवोल्ट पढ़ेंगे और कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट्स है वो पढ़ेंगे, तो उस समय देखेंगे कि एक जो 1813 का सबसे पहला एक्ट आया था उस टाइम पे, या 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उस टाइम पे कंपनी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट से अपील की थी कि लोन चाहिए। क्यों? क्योंकि कंपनी लॉस में जा रही थी। कंपनी एज अगर ऑर्गेनाइजेशन देखें तो लॉस में रहती थी, लेकिन उसके जितने वर्कर्स और जितने लोग होते थे जो कंपनी के साथ आते थे वो हमेशा प्रॉफिट में होते थे या उनका वेल्थ हमेशा बढ़ता जाता था। तो ये एक बहुत बड़ा डीमेरिट था, क्योंकि इंडिया का वेल्थ जो है वो करप्शन करके या ब्राइबरी से वो लोग यहां से लेकर जाते थे। तो धीरे धीरे करके इसको कंप्यूट भी किया था। एक इकोनॉमिस्ट है दिनशा वाचा, उन्होंने एग्जैक्ट नंबर्स में भी बताया था कि कितना वेल्थ जो है वो इंडिया से ब्रिटेन या ब्रिटिश जो है वो लेकर के जा चुके हैं। ठीक है, when the company acquired the Diwani rights of Bengal in 1765, it organized a large scale drain कि 1757 से 65 तक जो चीज वो थोड़े थोड़े लेवल पे कर रहे थे, स्मॉल लेवल पे कर रहे थे, उसको फिर उन्होंने एक्सपैंड करना शुरू किया। तो कैसे? तो कंपनी परचेज्ड इंडियन गुड्स लाइक टेक्सटाइल्स आउट ऑफ बंगाल्स रेवेन्यू, कि बंगाल से जो रेवेन्यू आता था उससे टेक्सटाइल खरीदते थे और उसको ब्रिटेन में एक्सपोर्ट कर देते थे एज इन्वेस्टमेंट। तो अब जब एक्सपोर्ट कर देते थे वहां एज इन्वेस्टमेंट, यानी कि ब्रिटेन उसके लिए कुछ पे नहीं कर रहा था। ठीक है, Thus, Bengal's revenue was continuously drained into England through companies' investment policy, bankrupting the region. यानी बंगाल से जो रेवेन्यू, अब बंगाल रीजन से अगर रेवेन्यू आ रहा है तो बंगाल के लोगों से की वजह से आ रहा है, यानी उसको बंगाल के लोगों पर खर्च करना चाहिए, लेकिन नहीं, ब्रिटिशर्स उसको अपने लिए खर्च करते थे, अपना रॉ मटेरियल्स खरीदते थे, उसको जाकर के इंग्लैंड में इन्वेस्ट करते थे। अब वहां अगर बेच रहे हैं तो कैसे बेचना चाहिए, उसके बदले पैसे तो लेते, वो पैसे भी नहीं लेते थे, वो फ्री में इन्वेस्टमेंट करते थे। क्या तुम अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके लिए रिटर्न्स की उम्मीद से इन्वेस्टमेंट करते हो, है कि नहीं? तो यहां पर ये इन्वेस्टमेंट करते थे ये बोलकर कि इसका जब रिटर्न आएगा ना तो इसको हम फिर इंडिया के डेवलपमेंट में यूज करेंगे, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। So the economic drain represented a systematic transfer of India's wealth to Britain under the colonial rule without any commensurate economic returns. ठीक है, ये किए ये the company purchased Indian goods like textiles out of Bengal's revenue and exported them to Britain as investments. अब देखो, बंगाल से मान लो 100 रुपए का रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है, अब उस 100 रुपए से
हम रॉ कॉटन खरीद रहे हैं, 100 रुपीज रॉ कॉटन। ये 100 रुपीज कहां से आया है हमको? तो ये बंगाल से रेवेन्यू आया है। अब रॉ कॉटन है तो इसका कोई काम नहीं है, जब तक इसका कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं बनेगा तब तक इसको यूज नहीं किया जा सकता है। तो कंपनी जाकर के ये बेच देती थी, बेचती नहीं थी, ये दे देती थी ब्रिटेन को फ्री में। फ्री में क्यों देती थी? तो वो बोलती थी कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट में तुमको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता है, रिटर्न एकदम हैंड टू हैंड नहीं मिलता है, एक लंबे टाइम के बाद मिलता है। तो वही वो बोलती थी कि हम जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इससे जो रिटर्न आएगा उसको हम इन फ्यूचर यूज करेंगे। तो धीरे धीरे करके जितना रेवेन्यू है बंगाल का वो कहां कलेक्ट होता जा रहा था? तो ब्रिटेन में, और उसके बदले में ब्रिटेन वापस इंडिया को कुछ नहीं दे रहा था। कंपनी के जो एम्प्लॉइज थे वो अमीर इसलिए हो रहे थे क्योंकि एक तो उनकी सैलरी मिलती थी उनको, उसके अलावा वो बहुत सारे करप्शन प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व रहते थे, करप्ट प्रैक्टिसेस में, कि घूस लेते थे या गिफ्ट्स के नाम पर बहुत सारा पैसा ले लेते थे, जो लोकल ट्रेडर्स वगैरह होते थे ना उन लोगों से। ठीक है, उसके अलावा इकोनॉमिक पॉलिसी में ब्रिटिश ने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को भी इंडिया में डेवलप किया था। अब देखो, ये ब्रिटिश का एक पॉजिटिव साइड भी है और नेगेटिव साइड भी है। ठीक है, कि ब्रिटिश ने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट आज जो हम लोग देख रहे हैं, रोड हो गया या रेलवे लाइन हो गया, ये सब इसका क्रेडिट जो है वो ब्रिटिश को ही जाता है। लेकिन क्या ब्रिटिशर्स ने इसको हमारे लिए बनाया था या अपने लिए बनाया था? कैसे अपने लिए बनाया था? हाँ, जो भी रॉ मटेरियल्स वगैरह होते थे, हाँ, वो उनको ट्रांसपोर्टेशन में इजी होता था। अगर वो वाकई डेवलपमेंट के लिए बनाते तो हर जगह पे बनाते, सिर्फ वैसे वैसे जगहों पर ही नहीं बनाते जहां पर उनके जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे वो लोकेटेड थे। ठीक है, हाँ, डेवलपमेंट चाहते तो फैक्ट्रीज को यहां पे भी सेटअप करते। So to improve the transportation on rivers, the British introduced steamships which facilitated easier movements of goods and people. उसके अलावा the construction of Grand Trunk Road from Calcutta to Delhi began in 1839. ये Grand Trunk Road पहली बार बनाया था शेरशाह सूरी ने and was completed in the 1850s. Additionally, efforts were made to connect major cities, ports and markets through road नेटवर्क्स। तो पक्का रोड्स जैसा अभी हम देखते हैं कंक्रीट रोड्स, वो मोस्टली जितने भी बनने स्टार्ट हुए थे, ये ग्रैंड ट्रंक रोड को अगर हम छोड़ दें, अगर शेरशाह सूरी के टाइम वाला, तो वो बनाया था ब्रिटिशर्स ने। इसका क्रेडिट जो है वो ब्रिटिशर्स को जाता है। इसके अलावा रेलवेज, तो पहला जो रेलवे लाइन है वो भी ब्रिटिशर्स ने ही बनाया था। तो कहां से कहां तक बना था पहला रेलवे लाइन? बॉम्बे टू थाने, मुंबई नहीं, बॉम्बे, उस समय बॉम्बे था। ये बना था 1853 में। तो द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज गेन मोमेंटम आफ्टर द फर्स्ट रेलवे इंजन डिजाइन्ड बाय जॉर्ज स्टीफनसन वाज पुट ऑन द रेल्स इन इंग्लैंड इन 1814. British steel manufacturers, bankers and investors had vested interest in expanding railways in इंडिया। इसकी भी पूरी कहानी है, जो स्टील मैन्युफैक्चरर्स वगैरह को, कि क्या होता था कि जो रिटर्न मिलता था, जैसे जो भी रेलवे से रिटर्न मिलता था उसको इंडिया में यूज करना चाहिए, उस रेवेन्यू को रेलवे टिकट वगैरह से जो भी फेयर आता है उसको इंडिया में यूज करना चाहिए था। वो भी ब्रिटिशर्स इंडिया में यूज नहीं करते थे, वो ब्रिटेन में ही जाकर के उसको स्पेंड करते थे। इसके अलावा द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया रिकॉग्नाइज द एडवांटेजेस ऑफ रेलवेज। इट वुड एनहांस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, enable rapid mobilization and movement of troops and protect the regime from internal rebellion or external aggression. अब कोई एक मूवी में दिखाया है, शायद लेजेंड ऑफ भगत सिंह में दिखाया है, जो जब रिबेलियन हो रहा होता है उस समय ट्रेन्स को किस तरीके से ब्रिटिशर्स यूज करते हैं कि अब कहीं रिबेलियन हो रहा है तो घोड़े से जाएंगे या बग्घी से जाएंगे तो उनको टाइम लगेगा जाने में,
वहीं अगर ट्रेन को उन्होंने इसलिए बनाया था कि जब भी कहीं रिबेलियन हो तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रूप जो है वो आसानी से उस जगह पर पहुंच सके। साथ ही साथ रॉ मटेरियल्स तो ट्रांसपोर्ट हो ही रहे हैं, लेबर को अगर ट्रांसपोर्ट करना है कि एक जगह से दूसरी जगह पर, जैसे आसाम में जो टी प्लांटेशंस वगैरह होते थे, अलग अलग जगह से वहां पर प्लांटेशन वर्कर्स को ले जाया जाता था, तो ये सब के लिए ब्रिटिशर्स को रेलवेज डेवलप करना पड़ा। उनके पास कोई और चॉइस नहीं था कि हाँ वो नहीं करके काम चला सकते थे, क्योंकि इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं करके काम चल गया उनका, तो उन्होंने चलाया अपना काम कि इंडस्ट्रीज को डेवलप नहीं किया। ठीक है, अच्छा, the first railway line from Bombay to Thane was opened to traffic in 1853, making a significant milestone in India's railway history। तो पहला रेलवे लाइन जो है इंडिया में चला था बॉम्बे टू थाने 1853। इसके अलावा पहली टेलीग्राफ लाइन भी जो है, टेलीग्राफ का जो सिस्टम था, जो पोस्ट वगैरह हम लोग पोस्टल सिस्टम जो इंट्रोड्यूस हुआ, वो भी ब्रिटिशर्स ने किया। ये क्यों किया होगा? नहीं, पोस्टल सिस्टम जो है वो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था, तो वो एकदम सिस्टमेटाइज नहीं हुआ होगा। हॉर्स के थ्रू ना, अभी क्या पोस्ट बॉक्स वगैरह जो होता है वो सारा शेरशाह सूरी के टाइम पे नहीं हुआ था, जो पोस्टल कोड वगैरह डाल करके। अभी क्या होता है, तुम अब तो लेटर्स नहीं भेजे जाते हैं, बट कभी सोचा है कि जो लेटर्स का सिस्टम है वो कैसे, जो पोस्टमैन होता है उसको पता चलता है कि लेटर्स जो है वो कैसे उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उनको पहुंचना चाहिए, पिन कोड वगैरह जो है वो किसने, ये सारा जो पूरा फॉर्मल सिस्टम है वो ब्रिटिशर्स के टाइम में आया। पोस्ट को पूरा फॉर्मलाइज किया ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, तो फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन फ्रॉम कैलकाटा टू आगरा वाज ओपनड इन 1853, इनेबलिंग फास्टर कम्युनिकेशन अक्रॉस डिस्टेंसेस। ये क्रॉस चेक किया हुआ फैक्ट है, सर से हम एक बार बात कर लेंगे वो क्या बताए हैं, तो हम इस डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, Dalhousie introduced postage stamps, streamlining postal operations and making communication more accessible to people। ठीक है, तो ये एमसीक्यू में पूछ सकता है कि पोस्टल स्टैंप्स को इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया, तो डलहौजी ने। उसके बाद इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री ब्रिटिशर्स ने सेटअप तो नहीं करी, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज में कुछ चेंजेस करी, जैसे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब ऐसा तो था नहीं कि टेक्सटाइल के नाम पे हम बिल्कुल नील बटे सन्नाटा थे, कुछ तो था हमारे पास। उसमें क्या इंपैक्ट पड़ा ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसी का, वो देखते हैं। ठीक है, तो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रिनाउंड फॉर इट्स क्वालिटी एंड क्राफ्ट्समैनशिप, सफर्ड अंडर ब्रिटिश पॉलिसीज। कैसे? तो इंडियंस वर कंपेल्ड टू बाई एक्सपेंसिव ब्रिटिश टेक्सटाइल्स व्हाइल सेलिंग देयर गुड्स एट लोअर प्राइसेस, कि हायर प्राइस पे हमको खरीदने के लिए फोर्स किया जाता था और लोअर प्राइस पे बेचने के लिए फोर्स किया जाता था। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। द इंडस्ट्री इन सूरत, मलाबार, बंगाल एंड मछलीपट्टनम एक्सपीरियंस डिक्लाइन ड्यू टू द ब्रिटिश मोनोपोली एंड हेवी ड्यूटीज इम्पोज्ड ऑन इंडियन मर्चेंट वेसल्स। तो वैसे तो इंडिया की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री जो थी वो बहुत ज्यादा डेवलप तो नहीं कह सकते हैं, बट किसी किसी किंगडम में, जैसे मैसूर वगैरह में, सूरत वगैरह में ये डेवलप था। लेकिन यहां पर भी जो भी इंडियन वेसल्स होते थे तो इनको कुछ टैक्सेस देने पड़ते हैं। जब भी वेसल्स जो है वो किसी और कंट्री में जाते हैं, जो शिपिंग वेसल्स होते हैं वो किसी और कंट्री में जाते हैं, तो उनको टैक्सेस देने पड़ते हैं। जाहिर सी बात है, बिना एंट्री फीस के वो तुमको घुसने नहीं देंगे अपने जगह में। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि जो इंडियन मर्चेंट वेसल्स होते थे उन पर हैवी टैक्सेस इंट्रोड्यूस करते थे। तो इससे धीरे धीरे करके उनकी मोनोपोली जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गई कि लोग अब ब्रिटिशर्स के वेसल्स को यूज करने लगे। तो हमारी जो ट्रेडिशनल शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री थी वो धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है, अब इसी को, यही पूरे टर्म को हम, ये जो चल रहा है ना टेक्सटाइल का, शिप बिल्डिंग का, इसी को बोला जाता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। किसी भी चीज के आगे डी लगा देने का क्या मतलब हुआ कि वो खत्म हो रहा है या उसको हटाया जा रहा है ना। तो इंडिया में जो इंडस्ट्रीज थी वो धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज की वजह से इंडिया से
खत्म हो रही थी या इंडिया से बाहर निकल रही थी। स्टील इंडस्ट्री, तो इंडियन स्टील प्रोडक्शन वाज हिंडर्ड बाय रेस्ट्रिक्शंस ऑन स्टैंडर्ड्स एंड इंपोर्ट्स, रिटार्डेड। एक मिनट, स्टील इंडस्ट्री पे भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ भी जो है वो यहां पर बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं हो पाई थी। उसके बाद डिस्पाइट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज एमर्ज्ड इन इंडिया ओनली इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। यानी मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो 1850 के भी बाद जो है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई है। उसके बाद है चैलेंजेस फॉर इंडियन ओन्ड, मोस्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज वर फॉरेन ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसीज। की जितनी भी ये इंडस्ट्रीज थी मॉडर्न इंडस्ट्रीज, वो अगर सेटअप भी हुई थी बाद में 1850 के बाद, तो मोस्टली ब्रिटिशर्स की ओन थी। वो अगर चाहते तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। जैसे आज भी देखो FDI होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन उसमें जरूरी तो नहीं है कि जो ओनर रहता है वो कोई फॉरेन कंपनी का ही रहे, वो इंडिया के साथ पार्टनरशिप में भी करते हैं। तो ये ब्रिटिशर्स भी ऐसा कर सकते थे, पर वो ऐसा नहीं करते थे, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो प्रॉफिट इनको शेयर करना पड़ जाता, जो कि वो नहीं चाहते थे। चैलेंजेस फॉर इंडियन ओन्ड इंडस्ट्रीज, इंडियन इंडस्ट्रीज फेस्ड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, लैक ऑफ टैरिफ प्रोटेक्शन, अनफेयर कॉम्पिटिशन फ्रॉम फॉरेन कंपनीज एंड ब्रिटिश ऑपोजिशन हिंडरिंग ग्रोथ। तो इस पे ब्रिटिश की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इस पे यूपीएससी मेंस में तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। बीपीएससी तो इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, वो मोस्टली ये इंडिया के ही, सॉरी बिहार के ही अराउंड घूमता है, और ये हिस्ट्री में अगर ये जो शॉर्ट आंसर में पूछता भी है तो वो नेशनल मूवमेंट का जो टाइम है उससे ज्यादा पूछता है। बट यूपीएससी के लिए ये, और बीपीएससी के प्री के लिए अब जिस तरीके का क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रहा है, तो क्योंकि अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछने लगा है, तो हो सकता है कि वो पूछ ले कि ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसी का इंपैक्ट क्या था। 4 ऑप्शन देगा तुमको कि 1 2 3 4, उसके बाद बोलेगा चूज करने के लिए कि इनमें से कौन कौन सा सही है। तो इसीलिए याद रखो कि ब्रिटिशर्स की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसका इंपैक्ट हुआ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ड्रेन ऑफ वेल्थ, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जनरली जब हम लोग इंपैक्ट ढूंढते हैं तो नेगेटिव ज्यादा सोचने लगते हैं कि ब्रिटिशर है तो नेगेटिव ही होगा, कुछ पॉजिटिव नहीं हो सकता है। लेकिन पॉजिटिव ये हुआ था कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है वो डेवलप हुआ, भले ही वो उनके फायदे के लिए उन्होंने किया, लेकिन फिर भी डेवलप हुआ। ठीक है। Consequently, various Factories Act were introduced to regulate the working conditions in industries. ये एक अलग टॉपिक है, लेबर लॉज वगैरह से रिलेटेड जब पढ़ना होता है ना, तो वहां पे फैक्ट्रीज एक्ट के बारे में पढ़ना होता है। तो इसमें ब्रिटिश ने पहले क्या होता था कि मेन और विमेन को दोनों को इक्वल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स होता था। इनफैक्ट चिल्ड्रन को भी, जो बच्चे भी काम करते थे फैक्ट्री में, उनके लिए भी अगर आपको 24 घंटे में से 16 घंटे काम करना है तो आदमी को भी उतना ही करना होगा, औरत को भी उतना ही करना होगा, और बच्चे को भी उतना ही करना होगा। तो इससे बहुत ज्यादा बैकलैश होने लगा था ब्रिटिश के अगेंस्ट, बहुत ज्यादा रिवोल्ट होने लगा था। तो पहली बार 1881 में इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया कि विमेन के वर्किंग आवर्स को थोड़ा रिड्यूस किया गया, चाइल्ड के वर्किंग आवर्स को रिड्यूस किया गया। उसके बाद फिर उनको लीव दिया गया कि पहले हफ्ते में एक भी दिन छुट्टी नहीं मिलती थी, फिर हफ्ते में बोला गया कि अच्छा एक दिन छुट्टी दिया जाएगा, सिक लीव दिया जाएगा, और वो भी पेड, ऐसा नहीं कि सिक लीव लिया तो उसके पैसे नहीं मिलेंगे। ये सारे जो चेंजेस थे वो फैक्ट्रीज एक्ट में किए गए थे। दीज इंक्लूडेड प्रोविजंस फॉर लिमिटेड वर्किंग आवर्स, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एंड बेसिक सेफ्टी measures. However, the colonial government prioritized the interest of British industrialists over the Indian workers' welfare. Industrial development was lopsided, with core and heavy industries being neglected and regional disparities caused by favoring certain regions. अब जो आज भी देखो तो महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, बंगाल हो गया। बंगाल तो अब पिछले 15-20 साल में थोड़ा सा डाउन हुआ है, नहीं तो ये सारे रीजन्स ज्यादा डेवलप्ड हैं कंपेयर्ड टू जो सेंट्रल इंडिया वाला रीजन है, चाहे बिहार हो गया, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, या इनफैक्ट उड़ीसा को भी अगर हम ले लेते हैं। तो इसका रीजन है
कि स्टार्टिंग से ही, क्योंकि ब्रिटिशर्स के जो पोर्ट वगैरह थे वो सारे इस तरफ वेस्टर्न कोस्ट की तरफ लोकेटेड थे, तो वो जितनी भी फैक्ट्रीज अगर सेटअप भी करते थे ना, या इंडस्ट्रीज अगर सेटअप भी करते थे, तो वो उसी तरफ सेटअप करते थे। तो जिसकी वजह से जो रीजनल डिस्पैरिटीज हैं वो क्रिएट हो गई कि कुछ रीजन्स ज्यादा डेवलप हो गए और कुछ रीजन्स जो हैं वो कम डेवलप रह गए। उसके फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, हाँ, वो इंडिपेंडेंस के बाद का है। वो गवर्नमेंट ने इसलिए इंट्रोड्यूस किया था ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको रैशनलाइज किया जा सके और हर जगह इंडस्ट्रीज जो है वो इक्वली सेटअप हो सके। उसका डिसएडवांटेज बिहार को देखने को मिला था, लेकिन ये ब्रिटिशर्स के टाइम का नहीं है। हाँ, वो इंडिपेंडेंस की बात का, आई थिंक 1973 या 83 उस टाइम, कुछ इस टाइम पे हुआ था। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, हाँ, इसको अच्छा पॉलिसी नहीं माना जाता। हिंदी में इसको बोलते हैं माल ढुलाई समानीकरण नीति। हो गया। अब जब ये सब चीजें हो रही थी तो स्टार्टिंग में लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर जब ब्रिटिशर्स इंडिया आने लगे तो पहले क्या था कि इंडिया सिर्फ इंडिया तक ही सीमित था। जो लोग थे उनको लगता था कि इंडिया से बाहर कोई दुनिया नहीं है, लेकिन अब बाहर से लोग आए और आए ही जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं, 100-200 साल तक आ ही रहे हैं। तो हम लोगों को समझ में आया कि इंडिया से बाहर भी एक दुनिया है। तो यहाँ के लोग भी फिर बाहर जाना शुरू हुए। जो बहुत हाई क्लास के लोग होते थे ना, रिच फैमिलीज से, वो लोग पढ़ने वढ़ने के लिए बाहर जाते थे। जैसे कि हम लोग गांधी जी के बारे में जानते हैं कि गांधी जी जो अपने लॉ की पढ़ाई है उसको करने के लिए बाहर गए थे, अपना प्रैक्टिस के लिए इंग्लैंड भी गए थे, फिर बाद में वहां से अफ्रीका गए। तो इसी में एक नाम आता है दादा भाई नावरोजी का। वो भी गए थे ब्रिटेन और वहां जाकर के उन्होंने देखा ब्रिटेन में क्या चीजें चल रही हैं, ब्रिटेन का डेवलपमेंट कैसा है। तो उससे उनको रियलाइज हुआ कि ब्रिटेन ही यहाँ, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ही यहाँ पर भी रूल कर रहा है और इसी का एक हिस्सा हमारे यहाँ पे भी रूल कर रहा है। और दोनों में आकाश जमीन का अंतर है कि ब्रिटेन अगर यहाँ है तो इंडिया उस समय यहाँ भी नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने इस पूरी अपनी एक किताब लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बहुत बार बीपीएससी ये सवाल पूछ चुका है कि ये किताब का के ऑथर कौन है। इसमें गौर करने वाली बात देखो कि अन ब्रिटिश ऐसे लिखा हुआ है क्योंकि वो मानने को इस बात को तैयार ही नहीं थे कि ये वही ब्रिटिश हैं जो ब्रिटेन में रूल कर रहा है। जब हम लोग नेशनल मूवमेंट की शुरुआत करेंगे तो उसमें दो ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। सुना होगा, नरम दल और गरम दल। तो मॉडरेट्स के लीडर हुआ करते थे दादा भाई नावरोजी। मॉडरेट्स का एक मानना था कि ब्रिटिशर्स जो है वो दिल से बुरे नहीं है, उनको एक्चुअली में पता ही नहीं है कि इंडियंस चाहते क्या है, इंडियंस की नीड्स क्या है, और इसी वजह से वो इंडिया को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। और यही रीजन है कि यहाँ पर अन ब्रिटिश ऐसे लिखा हुआ है। ये इसलिए नहीं लिखा हुआ है कि वो ब्रिटेन को बहुत बुरा मान रहे थे कि ब्रिटिश जो है वो बहुत ज्यादा खराब है, या ब्रिटेन के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा खराब है, वो इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या इंडिया पर अत्याचार करना चाहते हैं। वो उनका मानना था कि ब्रिटेन ना चाहते हुए, मतलब अनजाने में ये सब कुछ कर रहा है, जानबूझ के नहीं कर रहा है, बट अनजाने में वो इंडिया के इकोनॉमिक रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहा है। ठीक है, तो दादा भाई नावरोजी इंट्रोड्यूस द ड्रेन थ्योरी इन हिज रिनाउंड बुक Poverty and the Un-British Rule in India. He argued that India's economic resources were systematically drained to England through trade,
industrialization and high salaries to British officials, all funded by the Indian money. According to his calculations, this drain accounted for half of the government revenues and over 1/3 of India's total savings. कि साल में अगर मान लो इंडिया 100 रुपए सेव कर रहा था तो इसका 1/3 जो है वो ब्रिटेन यहां से लेकर के चला जाता था, और वो वेल्थ कहां अक्यूमुलेट हो रहा था? तो ब्रिटेन में. Nauroji highlighted that simultaneous enrichment of Britain and the impoverishment of India due to this drain. और दादा भाई नारोजी का यह भी कहना था कि इसी टाइम पर जो ब्रिटेन का राइज हो रहा है और साथ साथ में इंडिया का फॉल हो रहा है, उसका रीजन ये नहीं है कि ब्रिटेन बहुत दिमाग वाला है या ब्रिटेन में बहुत एकदम ऐसे लोग हैं जो ब्रिटेन को डेवलप कर रहे हैं. उसका रीजन ये है कि इंडिया का वेल्थ जो है वो ब्रिटेन में जा रहा है और वो ब्रिटेन के डेवलपमेंट को फंड करने के लिए यूज किया जा रहा है. ठीक है, अब ब्रिटेन में इंडस्ट्री सेट हो, कौन से ईयर का है? ईयर कुछ 1850s के बाद का ही है, एग्जैक्ट ईयर तो मेरे को ध्यान में नहीं है. नेक्स्ट है आरसी दत्त, रोमेश चंद्र दत्त. ठीक है, तो आरसी दत्त, द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ऑथर्ड द एक्सटेंसिव वर्क इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया based on parliamentary papers, reports and official correspondences. He strongly criticized the harsh colonial taxation policies that drained wealth that could have been used for agricultural and industrial development. ये जो taxation policies हैं, इसमें एक बहुत बड़ा रोल है land revenue policies का, जो कि हम लोग next class में करेंगे अगर आज ये complete हो गया तो. और इन land revenue policies में आता था जमींदारी, महलवारी और रैयतवाड़ी. तो ये जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज थी इनका मानना था, और ये जो बाकी इंडस्ट्रियल टैक्सेशन पॉलिसी थी, तो आरसी दत्त का ये मानना था कि ये बहुत ज्यादा हार्श है, और अगर ये ढंग से इसका जो रेवेन्यू इससे आ रहा है उसको यूटिलाइज किया जाता तो इंडिया का एग्रीकल्चर अच्छे से डेवलप हो सकता था. He pointed out the destruction of Indian textile manufacturing and the oppression of traditional handloom weavers. He was critical about the introduction of railways, which flooded Indian markets with imported goods and further drained wealth. अब railways introduce करने का ये भी कारण था कि जो goods ब्रिटिशर्स वहां से लेकर के आते थे, वो जब तक वो अलग अलग जगहों पर लेकर के जाते थे तब तक वो थोड़े पुराने हो जाते थे, क्योंकि टाइमली ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता था. अब बैलगाड़ी से लेके जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उतना एफिशिएंटली नहीं हो पाएगा जितना कि ट्रेन से हो पाएगा, और कभी मान लो बारिश हो गया या कहीं बाढ़ आ गई तो ये सारी चीजों से वो प्रोडक्ट्स खराब भी हो जाते थे. वहीं ट्रेन में अब बारिश हो रही है तो ट्रेन में उस चीज का तो असर नहीं पड़ेगा. तो आरसी दत्त का कहना था कि इन ब्रिटिशर्स जो रेलवेज हैं जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, उसकी वजह से जो इंडियन मार्केट्स हैं वो इंपोर्टेड गुड्स से बहुत ज्यादा भर गए हैं, जिसकी वजह, और वो चीपर प्राइस पे मिलते थे. जो इंपोर्टेड गुड्स थे वो कितना भी महंगा बेचते तब भी वो जो इंडिया में कपड़े बनते थे उससे चीप ही रहते थे. तो जाहिर सी बात है कि उन प्रोडक्ट्स को लोग ज्यादा खरीदते रेदर देन. अब हम ही लोग को देख लो, आज अगर हम कपड़े परचेज करने जाते हैं तो एक कपड़ा रहता है खादी का, जो हैंडमेड खादी रहता है, तो उसकी नॉर्मल साड़ी भी तुम मान लो कि 7-8 हजार से कम की नहीं मिलती. अगर जो ऑथेंटिक खादी की साड़ी रहे तो वो अगर हैंड वीवन वो साड़ी रहे, और वहीं दूसरी तरफ अगर मशीन मेड रहा तो वो 2-3 हजार में मिल जाएगा. तो जाहिर सी बात है कि लोग 2-3 हजार वाले को प्रेफर करेंगे रादर देन 7-8 हजार वाले को. तो वही चीज यहाँ हो रही थी कि इंडिया में मशीन्स तो थी नहीं, हैंडमेड प्रोडक्ट्स मिल रहे थे, तो हैंडमेड प्रोडक्ट्स का प्राइसेस मशीन मेड प्रोडक्ट से ज्यादा होता था. इसीलिए यहाँ पर अब इंपोर्टेड गुड्स जब आते थे तो लोग वही खरीद ले रहे थे और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान हो रहा था. ठीक है, एक और है जी सुब्रमण्या अय्यर. इन हिज बुक सम इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, G. Subramania Iyer argues that India's economic backwardness resulted from colonization, not its pre-colonial past. कि अब यहां ये ब्रिटिशर्स को डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हैं
कि ब्रिटिशर्स का कहना था कि इंडिया में जो भी इश्यूज हैं वो इस वजह से नहीं है कि ब्रिटिशर्स आए हैं, बल्कि इस वजह से है कि उनके पहले, यानी ब्रिटिशर्स के पहले जो मुगल थे, दिल्ली सल्तनत, और उसके पहले इंडिया की पॉलिसीज ऐसी थी कि वो कभी इकोनॉमिकली डेवलप हो ही नहीं पाया। और जी सुब्रमण्य अय्यर का कहना था कि ये जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है इंडिया की, वो कॉलोनाइजेशन की वजह से है, ना कि प्री कॉलोनियल टाइम्स की वजह से। ही कंडेम्ड इंडियाज रोल एज अ सप्लायर ऑफ चीप रॉ मटेरियल्स एंड advocated against free trade which allowed British the plunder of resources. Iyer supported the protection of indigenous infant industries to counter the British commercial onslaught. कि जो नई इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही थी, मान लो कि अगर नई इंडस्ट्रीज जो हो रही हैं, तो पुरानी इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में आज देखो गवर्नमेंट कितना इंसेंटिव देती है कि पहले 5 साल तक आपको कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और भी बहुत सारा जो छूट वगैरह है, सब्सिडी वगैरह है, वो देती है ताकि वो इंडस्ट्री ऊपर उठ सके। अब स्टार्टिंग से ही उस पर तुम सारा, अभी उसका मैन्युफैक्चरिंग शुरू भी नहीं हुआ है, तुम पहले साल में उसको बोलोगे ये टैक्स दे दो, वो टैक्स दे दो, तो वो तो पहले साल में ही बंद करके निकल लेगा, है कि नहीं? तो यही हो रहा था कि इनका कहना था कि जो भी इंडिजिनस यानी इंडियन इन्फेंट इंडस्ट्रीज जो नई बन रही हैं, उनको टैरिफ प्रोटेक्शन देना चाहिए, टैक्सेस में उनको रिबेट वगैरह देना चाहिए। He emphasized non-agriculture based industries to reduce the impact of monsoon dependency and criticized the exploitation of peasants by middlemen. अब ये प्रॉब्लम बहुत पुरानी है, आज भी चल रही है कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो मॉनसून पे ज्यादा डिपेंड करता है, कि बारिश के ऊपर निर्भर करता है कि हमारे क्रॉप्स जो हैं वो किस तरीके से उस साल में परफॉर्म करेंगे, फसल अच्छी होगी या नहीं होगी, इसकी निर्भरता बारिश डिसाइड करती है। कि अगर बारिश अच्छी हुई तो फसल अच्छी होगी, किसी साल में सूखा पड़ गया तो उस साल में फसल खराब हो जाती है, जिसका रीजन है कि हमारे पास इरिगेशन सिस्टम जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। तो अभी ये रीजन है, लेकिन पहले जो मैक्सिमम पॉपुलेशन था वो एग्रीकल्चर में एंगेज था, ठीक है? तो जो भी इंडस्ट्रीज भी बनती थी वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए ही मोस्टली यूज की जाती थी। अब कॉटन भी एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही है, ठीक है, जिसको भले ही उसको बाद में जो प्रोडक्ट बनाया जाता है वो खाने के लिए नहीं होता है, किसी और पर्पस के लिए होता है। तो इनका कहना था कि हमें ऐसी इंडस्ट्रीज को डेवलप करना होगा जो कि एग्रीकल्चर पर रिलाई नहीं करती है। अब ऐसी इंडस्ट्रीज कौन कौन सी होंगी? अरे नील के लिए तो इंडिगो चाहिए, इंडिगो तो उगाया जाता है। स्टील, आयरन, मिनरल्स, माइनिंग से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं वो डेवलप, उसका एग्रीकल्चर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? ताकि मॉनसून अगर किसी साल में खराब भी होता है तो दूसरी इंडस्ट्री से तुमको इतना रेवेन्यू मिल जाएगा कि तुम उसको उसकी भरपाई कर सको, ठीक है? लास्ट है एमजी रानाडे। एमजी रानाडे recognized India's integration into global capitalism as a dependent colonial economy. इस समय ग्लोबली अगर हम देखें तो कैपिटलिज्म पीक पर था। हिंदी में क्या बोलते हैं कैपिटलिज्म को? पूंजीवाद। तो कैपिटलिज्म में होता क्या है? वो तो मोनोपोली होता है, कैपिटलिज्म का एक हिस्सा बोल सकते हो मोनोपोली, ठीक है? कैपिटलिज्म में क्या होता है? अब देखो, एक चीज होती है बिजनेस और दूसरा होता है गवर्नमेंट। ये प्राइवेट प्लेयर्स हैं और ये है पब्लिक। कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है बिजनेस में, कि टैक्सेस कितने लगेंगे या किसको कितना छूट दिया जाएगा, किस प्राइस पे मैक्सिमम आप बेच सकते हैं सामान को, ये सारा डिसीजन जो है वो बिजनेसेस ही लेती हैं। कैपिटलिज्म का मेन मोटिव जो होता है वो ये है कि बिजनेस क्लास को फ्लरिश करना है, ठीक है? इसका उल्टा क्या होता है? कैपिटलिज्म का उल्टा क्या है? समाजवादी, ठीक है, उसको सोशलिज्म बोलते हैं, ठीक है? कैपिटलिज्म का उल्टा हो गया
सोशलिज्म। तो अमेरिका हो गया या यूरोप हो गया, दोनों ही इस समय जो है कैपिटलिज्म को बूस्ट कर रहे थे, और यही कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की लड़ाई जो है वो आगे चल करके वर्ल्ड वॉर्स के रूप में हमें देखने को मिलती है। तो यहां कैपिटलिज्म जो है वो एमजी रानाडे का कहना था कि इंडिया जो है, अब इसके पहले ब्रिटिशर्स के इंडिया आने से पहले इन सब चीजों में कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ये सब का कॉन्सेप्ट नहीं था इंडिया में। ये सब नए आइडियाज थे जो ब्रिटिशर्स के आने के बाद इंट्रोड्यूस हो रहे थे। इसके पहले हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करते थे, लेकिन एक लिमिटेड नंबर में करते थे। ऐसा नहीं था कि एकदम ओपन इकोनॉमी थी हमारी कि अथाह इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, जिसका कि कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो एमजी रानाडे का कहना हुआ कि इंडिया जो है ब्रिटिश की वजह से ग्लोबल कैपिटलिज्म में इंटीग्रेट हुआ है, मगर कैसे? एक इंडिपेंडेंट प्लेयर की तरह नहीं, एक डिपेंडेंट कॉलोनियल इकोनॉमी के जैसा, जो कि सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल्स के सप्लायर के तौर पे यूज किया जा रहा है और किसी तौर पे नहीं। He described India's transformation into a plantation economy producing raw materials for the British processing and re-export. Ranade warned against growing ruralization and pressure on agriculture, cautioning that India stood on the edge of helplessness. कि जितना यहाँ पर रूरल पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रहा था, क्योंकि हमने देखा कि इंडस्ट्रीज जो है वो धीरे धीरे करके खत्म हो रही थी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। तो अब जो लोग इंडस्ट्रीज में काम करते थे उनको कुछ तो करना पड़ता, तो वो क्या करते थे कि वो अब अपने अपने गांव वापस चले जा रहे थे, वहां जाकर के वो भी खेती करने लग रहे थे। तो रूरल पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो बढ़ती जा रही थी, एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ है वो बढ़ रही थी, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही थी, एग्रीकल्चर में जो पॉपुलेशन एंगेज्ड है वो बढ़ रहा था। दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो यही रानाडे का कहना हुआ कि ये जो हमारा रूरलाइजेशन बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर पे प्रेशर बढ़ रहा है, वो आज नहीं तो कल इंडिया को एक हेल्पलेस स्टेट में ला करके खड़ा कर देगा, जो कि जिसका नतीजा हम लोग आज देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज अगर उस टाइम पे डेवलप हुई होती तो आज शायद इतना मुश्किल नहीं हो रहा होता। तुम देखो आज भी 48% ऑफ द पॉपुलेशन जो है इंडिया का, अप्रोक्सीमेटली 48% पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है, और इसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? हाँ, हमको लगता है कि हम एम्प्लॉयड हैं, बाकी एक्चुअली में एम्प्लॉयमेंट है नहीं। कि जहां पर 5 लोगों की जरूरत है जिस फील्ड में काम करने के लिए, 5 लोग अगर मान लो कि 10 क्विंटल धान प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहां 10 लोग मिलकर के भी 10 क्विंटल धान ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो बाकी के 5 लोग जो हैं उनको लग रहा है कि वो एम्प्लॉयड हैं, लेकिन वो वाकई में एम्प्लॉयड नहीं है, क्योंकि उनकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रही है। तो ये जो इसका रूट कॉज है, आज अगर इंडिया की एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी जो इतनी बढ़ी हुई है, इसका जो रूट कॉज है वो ब्रिटिशर्स के टाइम से चला आ रहा है। ठीक है, इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज। सबसे पहला तो डिसरप्शन ऑफ द ट्रेडिशनल इकोनॉमी, की जो हमारी ट्रेडिशनल इकोनॉमी थी वो धीरे धीरे करके डिसरप्ट हो रही थी। कि इंडिया की ट्रेडिशनल इकोनॉमी क्या थी? छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, जिसमें लोग जो थे वो प्रोड्यूस करते थे और उसके बाद छोटे लेवल पे ही अपने ही आसपास के गांव में उसको बेचते थे, उससे जो भी पैसा मिलता था उससे अपना भरण पोषण करते थे। एक टर्म होता है सबसिस्टेंट फार्मिंग, इसको गांधी जी ने बहुत प्रमोट किया था। क्या होता है सबसिस्टेंट फार्मिंग या सबसिस्टेंस फार्मिंग? कोई आइडिया है? हाँ, अपने जरूरत के हिसाब से उतनी ही चीजों को प्रोड्यूस करें जितना कि हमको जरूरत है। कि हमको अगर ऐसा लगता है कि 1 महीने में 10 किलो चावल जो है हम यूज करेंगे, तो उतना ही हम प्रोड्यूस करेंगे जितना हम कंज्यूम कर सके। गांधी जी ये जो मार्केट्स वगैरह जो थे उन चीजों को उतना प्रमोट नहीं करते थे। वो सेल्फ डिपेंडेंसी में बिलीव करते थे कि खुद के भरण पोषण के लिए हम लोगों को केपेबल होना होगा, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना होगा। ठीक है,
तो ऐसा सिस्टम था कि गांव वगैरह जो होते थे वो उतना ही उगाते थे जितना वो गांव अपने आप में कंज्यूम कर सके. तो द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड द कॉन्क्वेस्ट ट्रांसफॉर्म्ड इंडियाज इकोनॉमी इनटू अ कॉलोनियल सिस्टम दैट प्राइमरीली सर्व्ड द ब्रिटिश interest. The traditional Indian economic structure was entirely disrupted, and the British rulers with British rulers remaining away from Indian life and culture. कि इंडियंस पे इसका बुरा असर जो है वो पड़ रहा था, लेकिन ब्रिटिशर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. वो अपनी ऐशो आराम की जिंदगी आराम से जी रहे थे. इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है वो देखने को मिलता है स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे, जब जो मतलब ये उसका एक रीजन था कि कहीं पे जो है वो सूखा पड़ा हुआ था, अकाल पड़ा हुआ था, और दूसरी तरफ दिल्ली में दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें कि बहुत सारे पैसे खर्च किए गए थे. तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि नॉर्मल पॉपुलेशन जो है वो एकदम सफर कर रही है और दूसरी तरफ आप पार्टी कर रहे हैं. तो अगर मान लो कि इंडिया में ऐसा होता है कि कहीं पे आज भी देखो, अगर कुछ होता है कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है कि जो कहीं पे बाढ़ आया हुआ है और उस समय मान लो मोदी जी कहीं पे घूमने गए हुए हैं या कुछ विजिट पे गए हुए हैं जहां वो कुछ उनका फोटो वोटो जो होता है, तो कितना लोग उनको ट्रोल करने लगते हैं कि एक तरफ आपको इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप एंजॉय कर रहे हैं, आपको देश से कोई मतलब नहीं है. तो ब्रिटिशर्स को भी इसी वजह से वो क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि देश की सिचुएशन इतनी खराब है और आप जो कह रहे हैं कि हम रूलर्स हैं यहाँ पर के और हमारे इस कंडीशन से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपकी जो लाइफस्टाइल है वो वैसी की वैसी ही चल रही है. Ruin of artisans and craftsmen. The once renowned Indian urban handicrafts suffered from a rapid collapse due to stiff competition with cheap British machine-made goods. कि इंडिया अब इसी में एग्जाम्पल कि जो एक इंडिया में एक प्रिंट बहुत चलता है, जो छोटे छोटे फूल पत्ती बने होते हैं कपड़े पे, कॉटन कपड़े पे. ऐसा बचपन में फ्रॉक व्रॉक जो है वो इस तरह का आता था, तुम लोगों का तो शायद नहीं आता होगा, बट मतलब लड़कियों में खास करके. तो ऐसा जो प्रिंट वाला कपड़ा था ना, हैंडमेड, वो पहले तो हैंड पेंटेड ही रहता था, उसका डिमांड यूरोप में बहुत ज्यादा था. इतना ज्यादा था कि लोग उसके बदले सोना चांदी तक देने को तैयार थे कि वो कपड़ा बस उनको चाहिए. हाँ, तो और ब्रिटिश क्या करते थे कि उसको फिर उसका कॉपी बनाने लगे. कि कॉपी कैसे, तो मशीन में उस तरीके के प्रिंट्स जो है वो बनाने लगे, जिसको आज हम देखते हैं प्रिंटेड कपड़ा बोलते हैं कि हाँ ये प्रिंटेड है इस पे. तो वो प्रिंटेड पहले पेंटेड होता था, हाथ से उस पे उस तरीके का काम किया जाता था या धागे से उसका उस तरीके का डिजाइन बनाया जाता था, जो बाद में ब्रिटिशर्स उसको मशीन मेड बनाने लगे ताकि इंडियन गुड्स का जो डिमांड है. एक टाइम ऐसा आया था कि ब्रिटेन में उस कपड़े का इंपोर्ट जो है वो बैन कर दिया गया था, इतना ज्यादा डिमांड में था कि तब ब्लैक में सप्लाई किया जाता था वो चीज. The construction of railways further facilitated the reach of British manufacturers to remote villages, causing a decline in traditional industries. The disappearance of Indian rulers and courts who were traditional handicraft customers worsened the situation. जैसे अब अकबर का दरबार ले लो, तो अकबर के दरबार में नवरत्न का नाम सुना है कि अब नवरत्न में बहुत सारे और ऐसे वहां पे जो दरबार होता था या जो उनका महल होता था उसमें बहुत सारी रानियां होती थी. अब रानियों के लिए कपड़े बनाने के लिए किसी को रख दिया, किसी को उनके जेवर बनाने के लिए रख दिया, किसी को बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता था. अब ये ब्रिटिशर्स जो थे वो अपने साथ अपने लोगों को लेकर के आते थे, तो इन सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट जो है वो चला गया इन राजाओं के डिसअपियरेंस के साथ. ठीक है, तो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट कस्टमर्स जो थे, ये मलमल वगैरह का जो कपड़ा होता था, मखमल, ये सब जो अकबर का जो गाउन वगैरह होता है, कोई भी मुगल बादशाह का जो गाउन वगैरह होता था वो सारा इन्हीं कपड़ों से बनता था. तो इनके बहुत बड़े बड़े कस्टमर्स थे. तो अब जब यही नहीं रहे तो कस्टमर्स कहां से रहेंगे? तो और ब्रिटिशर्स ये सब कपड़ा पहनते नहीं थे, वो अपना अलग फैशन सेंस था उनका. इम्पॉवरिशमेंट ऑफ द पेजेंट्री.
The British policies imposed heavy land revenue demands leading to devastation and hardship for the Indian peasants, यानी farmers. The peasants found themselves at the mercy of zamindars, landlords and the government. High revenue demand and the lack of economic returns pushed the peasants into debt traps. अब जमींदारी सिस्टम में क्या होता था कि जमींदार को अपॉइंट किया जाता था एक विलेज, अभी ऊपर ऊपर से बता रहे हैं, ठीक है, कि एक कोई गांव है, वहां से जमींदार को वहां पे अपॉइंट किया गया कि यहां से जो लैंड रेवेन्यू है, जो भी ये हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, नहीं तहसीलदार, जमींदार तो जमींदार ही रहेगा हिंदी में भी, अरे लैंड रेवेन्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, लगान, हाँ, जो लगान है वो वसूल करने के लिए जमींदार को अपॉइंट किया जाता था, ठीक है। तो अब ये जमींदार जो है, मान लो कि इसने लिया कि अभी जमींदारी सिस्टम जो पूरा समझाएंगे तो उसमें पूरा नंबर्स में बताएंगे कितना, अभी ऊपर रफ में समझो कि 100 रुपए जो है वो जमींदार को दिए फार्मर्स ने, यहाँ फार्मर्स हैं, उन्होंने दिए 100 रुपीज जमींदार्स को। अब ये जमींदार जो है, ये अब ब्रिटिशर्स पहले से बता करके रखते थे कि 200 रुपए रेवेन्यू जो है वो तुमको कलेक्ट करके लाना है, ठीक है। अब फार्मर्स के पास नहीं है 200 रुपए, उनके पास 100 ही रुपए हैं, लेकिन ये तो मांगेगा कि हमको तो चाहिए 200 और अपना भी प्रॉफिट इसको निकालना है। तो ब्रिटिशर्स क्या बोलते थे कि हमको 200 रुपए ला करके दो, बाकी तुमको जितना वसूल करना है करो, इस 200 के अलावा जो भी होगा वो तुम्हारा होगा। तो जमींदार क्या करते थे कि वो कुछ भी मांग सकते थे, तो वो मान लो मांगते थे 400 रख लेते हैं, ठीक है, कि 400 रुपए आपको लगान देना है, जमींदार ने मांगा, अब इनके पास नहीं है, मैक्सिमम ये लोग 150 दे सकते हैं, तो बाकी के जो 250 रुपए हैं वो कहां से आएंगे, लोन लेना पड़ेगा, लोन लेंगे। अब ये लोन जब ये लोग रिपे नहीं कर पाते थे तो डेट ट्रैप में फंस जाते थे कि बार बार एक लोन को रिपे करने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ता था, कि अब अगली बार लोन लेने के लिए पहले ये चुकाओगे तब तो लोन लोगे, फिर इसको चुकाने के लिए दूसरा लोन ले लिया, फिर उस लोन को चुकाने के लिए तीसरा लोन ले लिया, तो इससे पूरा एक विशियस साइकिल जो है वो पेजेंट्स के लिए बन जाता था, ठीक है। और कई बार ये जो जमींदार होते थे यही मनी लेंडर्स भी बन जाते थे कि हम ही पैसा दे देते हैं, उस पे इंटरेस्ट हमको दे देना। रूइन ऑफ ओल्ड जमींदार्स एंड द राइज ऑफ न्यू लैंडलॉर्डिज्म। तो ऐसा नहीं है कि जमींदारी सिस्टम पहले नहीं था इंडिया में, जमींदारी सिस्टम का जो शुरुआत है वो मुगल्स के भी पहले से जो है वो यहाँ पर इंडिया में चल रहा था। तो लेकिन पुराने जो जमींदार होते थे ना वो उसी गांव के होते थे, आपस में ही लोग जो थे वो बना देते थे किसी को कि हाँ ये जो है वो लगान वसूल करेगा, तो उसको हमदर्दी होती थी, आप अपना ही आदमी है, उसको हमदर्दी होगी कि हाँ इसको ज्यादा परेशान ना करे। लेकिन ब्रिटिश ऐसा नहीं करते थे, वो एक नया लैंडलॉर्ड जो है वो अपॉइंट करते थे जिसको कि कोई लेना देना नहीं है नॉर्मल पॉपुलेशन से। द मेनी ओल्ड जमींदार्स फेस्ड रूइन during the early years of British rule, and the auctioning of revenue collection rights and the rigid collection laws led to the transfer of land to moneyed classes। कि अब ब्रिटिश जो थे वो बोली लगवाते थे, नीलामी करते थे जमींदारी राइट्स का, कि जिसने ब्रिटिशर्स को ज्यादा पैसे दे दिए, मान लो यहाँ नीलामी हो रही है कि ये जो लैंड है इससे रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, अब यहाँ मान लो ये बोल रही है कि हम आपको 100 रुपए फीस देंगे, वो बोल रही है हम 150 देंगे, तुम बोल रहे हो 200 देंगे, हम तुमको देंगे जमींदारी, तुम अब ये जमीन जो है वो तुम्हारी हो गई कि इस जमीन से तुम आगे लैंड रेवेन्यू या लगान कलेक्ट कर सकते हो। तो इससे अब जिसके पास भी पैसे होंगे वो जमींदार बन जाएगा, तो उसको नॉर्मल पॉपुलेशन से तो कोई लेना देना रहेगा नहीं, वो अपना प्रॉफिट देखेगा, पहले तो वो 200 रुपए दिया है तो उसी को वसूल करेगा, है कि नहीं। द ग्रोथ ऑफ न्यू लैंडलॉर्ड्स एडेड टू द बर्डन ऑन पेजेंट्स, ठीक है। Stagnation and deterioration of agriculture. The Indian agriculture stagnated and deteriorated due to overcrowding, excessive land revenue demands, landlordism and growing indebtedness. कर्ज बढ़ गया था, land revenue demands बढ़ रहे थे और
ओवर क्राउडिंग हो रहा था, जो इंडस्ट्रीज वगैरह में जो लोग एम्प्लॉयड थे, जैसा हम समझाए, वो धीरे धीरे करके अब वापस जा रहे थे। कहाँ? तो अपने अपने गांव वापस जा रहे थे, और गांव में खेती के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता था। स्टैग्नेशन मतलब रुक जाना, किसी भी चीज का रुक जाना, और डिटीरियोरेशन मतलब किसी भी चीज का उसका क्वालिटी खराब हो जाना। ठीक है, हाँ, वो प्रोनाउंसिएशन उसका डिटीरियोरेट होता है। कहा गया अभी देखो, ठीक है, बाद में समझाएंगे। Yield per acre drastically decreased, exacerbating the plight of the farmers। यानी कि जो प्रोडक्टिविटी है, yield per acre यानी कि प्रोडक्टिविटी, वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गई। तो अगर प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी तो उसका इम्पैक्ट प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे ही तो लगान लगता है ना, लेकिन लगान जो है जमींदारी सिस्टम में फिक्स कर दिया जाता था, कि इसीलिए उसको परमानेंट सेटलमेंट बोला जाता था, कि परमानेंटली इतना लगान आपको देना ही देना है। फिर है डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। द इमर्जेंस ऑफ लार्ज स्केल मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज लाइक कॉटन, टेक्सटाइल, जूट एंड कोल माइनिंग occurred in the second half of the 19th century. However, most of the industries were owned or controlled by the British capital, limiting Indian involvement and hindering the indigenous industrial growth. ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो है वो सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में डेवलप होनी स्टार्ट हुई। लेकिन उस पॉजिटिव पॉइंट में भी एक नेगेटिव पॉइंट है कि ये जो इंडस्ट्रीज थी वो मोस्टली ब्रिटिशर्स ओन करते थे, तो इंडिया का मतलब इंडियंस को इससे कुछ खास फायदा हो नहीं रहा था। आज के जमाने में भले हमको फायदा उसका दिख रहा है, लेकिन उस टाइम पे उसका कोई खास फायदा नजर आ नहीं रहा था। पॉवर्टी एंड फेमिन्स। The British economic policies resulted in extreme poverty among the Indian population. Famine became a recurrent tragedy, akal, ravaging India in the second half of the 19th century. The lack of food availability further exacerbated India's economic backwardness and poverty. तो जो हमारा आज अगर इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, या इंडिपेंडेंस जब हुआ था, जो मिला था हम लोगों को 1947 में, उस समय एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन जो था वो बिलो द पॉवर्टी लाइन था। तो उसका रीजन जो है वो यही था कि ब्रिटिशर्स ने 200-250 साल में कभी ध्यान ही नहीं दिया कि इंडिया को इकोनॉमिकली कैसे डेवलप किया जा सकता है, ह्यूमन रिसोर्स को या सोशली कैसे डेवलप करे इंडिया को, इन सब चीजों पे ब्रिटिशर्स ने कभी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, क्या करें, कंप्लीट कर दें? थोड़ा लेट से शुरू हुआ था क्लास। चलो फिर, ज्यादा नहीं है, 11 स्लाइड है। चलो ठीक है, फिर कल करते हैं इसको सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी से। और कल ये भी याद दिलाना कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और एक और जो एक्सपेंशन पॉलिसी है जो पिछली क्लास का बच गया था वो भी कंप्लीट कर देंगे।